ताकि हम उनकी याद मनाते रहें और अपने कौम को जगाते रहें, क्योंकि ये कौम जो है, तो मैं उसको कौम ही नहीं मानता। किसी भी तरीके से किसी कौम के डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते हम लोग ना। दूसरे अगर ये उसको चलें, जो भी हम हैं, कौम टाइप की चीज़ जो हैं, तो उनको बताते रहना चाहिए, क्योंकि सोए हुए हैं, सब जल्दी सो जाते हैं। ठीक है। फिजा को मैंने पहले भी ऐड किया है। जी फिजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं आपको नजर आ रहा हूँ वैसे? बेहतर पे ये लाइट नजर आ रही है। सर आप नजर आ रहे हैं। धुंधला तो नहीं है? डिम तो नहीं आ रहा? सर एकदम धुंधले से नजर आ रहे जी चले, धुंधला ही आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। जी इसका सर, हल आवाज नहीं क्लियर। है। कोई प्रॉब्लम आई हुई है इसमें? कभी रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर होती है, कभी बिल्कुल धुंधली होती है। मैं बाद में जब चेक करता हूँ। अच्छा, खैर। तो लाइबा तो हो गई। इसके अलावा उमैर से बात हुई थी। उमैर, आपको एक दो क्वेश्चन रहते थे, आपने कहा था कल बात करेंगे, मैंने कहा था। उसामा कादरी आ गए। उसामा कादरी। सर उसामा कादरी की जो अभी प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई थी, तो वो उन्होंने लीव कर दी थी, तो वो कह रहे थे सर जाबिर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत दें और अल्लाह ताला खैर फरमाए। चले, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ यार पहले। जी सर, श्योर। वहाँ तक कंटिन्यू करें, जो नेक्स्ट जो जिनके टॉपिक रहते हैं वो डिस्कस करते रहें मुझसे, क्योंकि आप लोगों ने एक दो दिन में मुझे देने हैं। अच्छा, मैंने आज आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवानी है। मैंने कहा था प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके ताकि जो गलतियां हैं वो अभी चेक मैं कर दूं, कि और अभी मैं देख लूं फौरन 10-15 मिनट में प्रैक्टिस करें। लाइबा इरफान, समीर अहमद, समीर अहमद, एब्सेंट सर। एहसन, प्रेजेंट सर। बुशरा, हमदा। हमदा को कोविड बुशरा, हुआ हुआ है। जी बुशरा प्रेजेंट है सर, वो मीटिंग में ही है, उसका माइक शायद नहीं काम कर रहा, उसने हाथ भी खड़ा किया है। उसे कहो कि मेरा ख्याल है कोई 2-3 हफ्ते हो गए हैं, माइक कब सही होगा उसका? बुशरा, हम लेके भेज दें लाहौर से माइक, टीसीएस करवा दूं मैं? हैं? हमदा जी। सर हमजा सर उनको कोविड है। ईमान, ईमान इज नॉट प्रेजेंट सर। बरेरा, सर एब्सेंट। उसामा खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा कादरी बीमार हैं। ठीक है। हुरिया फरजीन, सर अभी तक नहीं आई वो, एब्सेंट ही है। हारून अहमद, एब्सेंट। मोहम्मद एहसन रजा, सर उनका कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, उनकी डेथ हुई है घर पे तो। उमैर, उमैर अख्तर, प्रेजेंट सर। मुजाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। फिजा चौधरी, Present, sir. मोहम्मद मुदस्सिर आजम, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला कुरैशी, एब्सेंट सर। मुनीब तबस्सुम, प्रेजेंट है सर ये। खालिद महमूद, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। रुबाब जफर। रुबाब जफर भी काफी दिनों से नहीं आ रही हैं। इनका कोई कोविड का मसला तो नहीं है? कोई रास्ता? जी सर, इनको भी कोविड है सर। मोहम्मद अली कुर्बान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा जाहिद, एब्सेंट सर। हारिस बिलाल,
एब्सेंट सर। मोहम्मद शिराज, एब्सेंट सर। बिलाल, एब्सेंट। मजाक समझा हुआ है इसमें आपके, फिर उठेंगे बड़ी बाजमात तरीके से हैं। ये अगर आप समझते हैं कि इसको आसानी से आप मिनट्स में तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर फाइनल पेपर आपको यूनिवर्सिटी में हुआ, जो होना है इंशाल्लाह, तो मैंने आपको जो सारी प्रैक्टिस ही देनी है, और जिसका भी फीचर कॉलम सही ना लिखा गया है उसके नंबर नहीं आने। समझ नहीं शायद आप लोगों को आ रही, और लेक्चर नहीं लेंगे तो समझ आएगी नहीं। ये सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ा जाना है इसने। हाँ जी सर। ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि आपने वो डेफिनेशन याद कर ली, ठीक है, वो मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी दूंगा इंशाल्लाह, जिसमें आप डिफाइन करें फीचर को, कॉलम को डिफ्रेंशिएट करें, वो तो हो गया। लेकिन अगर जो प्रैक्टिस वाला मामला होगा उसके नंबर ज़्यादा होंगे। mesela अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, उसका ए जो यूज है वो डिफाइन करना है, तो दूसरा उसकी प्रैक्टिस होगी कॉलम की, फीचर की, एडिटोरियल की, तो प्रैक्टिस के नंबर में ज़्यादा रख लेने हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग हैं? चाहिए मेरी बात? जी सर। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा उमैर जी, हमें को बात करनी थी, फिजा से बात हो गई थी, खालिद से बात हो गई थी, मुनीब से नहीं बात हुई। मुनीब आपने क्या टॉपिक रखा है यार? नहीं सर जी, अपना बुशरा, आपने क्या टॉपिक रखा है? मुझे माइक का मसला टाइप करके भेज दें, टाइप कर दें। सर अभी आप मुनीब से पूछ रहे थे, मुनीब का टॉपिक हो गया है, मतलब वो उसने कल डिस्कस कर लिया था। अब वो कहाँ है? वो मायनो बैठे हुए हैं मुनीब? सर मुझे नहीं आइडिया सर। अच्छा जी, मुजाहिद आपसे बात हो गई थी, मुजाहिद से? जी सर, मेरा टॉपिक डिस्कस हो गया था और आपने बता भी दिया था, गाइड कर दिया था आपने। क्या टॉपिक था आपका? सर वो जो ट्रक के पीछे दो औरतें थी और मैंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में भी औरतों को मर्दों के बराबर हकूक मिलने लगे। हाँ हाँ, डिस्कस हो गया था, ठीक है। और फिजा आपसे भी हो गया था डिस्कस। उमैर रह गया था जी। उमैर आप डिस्कस करें प्लीज। उमैर, उमैर मियां जी सर, किधर मेरी है? आवाज आ रही है? जी आ रही जी है, आ जी रही सर। है। आपका क्या टॉपिक था? सर मैंने आपको कल बताया था, आपने कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो ये ना करें। क्या था सर टॉपिक? सर मेरा जो टॉपिक था ना सर, वो यही था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और अपने बच्चे जो है 60% बाहर है स्कूलों से। तो मैं इस पे लिखना चाह रहा था सर। तो फिर नया बताएं ना कोई, वो तो हो गया, अब कोई नया बताएं। जी सर, उसके अलावा मैंने ये सोचा हुआ है कि जो सर तुर्क का जो ट्रेडिशन कल्चर जो हम पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे अंदर, उस पे मैं सर लिखना चाह रहा हूँ। हमारे इन्वेजन कल्चर। इसे कहते हैं, मैंने कल बताया था। हाँ, मैं कहता कुछ चीज रह गई है हमारी, इसे कहते हैं कल्चरल इन्वेजन। जी जो सर। पहले पहले हॉलीवुड की थी, यानी यूरोपियन, जो इंडियन हुई बॉलीवुड से, अब टर्किश ड्रामों से आ रही है। टर्किश ड्रामे, वो जो सुल्तान सुलेमान के चला, उसके बाद उर्दू वन में उन्होंने बहुत ज़्यादा डब किए, और अब ज़ाहिर है हमारी पाक टर्किश दोस्ती, लेकिन वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो तो पाकिस्तान में टर्की में के वो थे, वो 5 साल उनकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान रही। हमारा उनसे फैमिली इंटरेक्शन था। वो पाकिस्तान में रूमी चेयर के पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड थे। 5 ईयर्स यहाँ रहे। उनकी बेटी भी यहीं पढ़ती रही, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में। और
बड़ा आना जाना था, तो उन्होंने बताया कि ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये वहाँ की सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। और ये जैसे आपके हम ड्रामे देखते हैं और आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जो आबादी है, अब जो ज़्यादा लोग हैं या आम लोग हैं, उनको ये रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी तरह हम कहते हैं कि जो टर्किश ड्रामे हैं, वो टर्किश एक्चुअल जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, एक चीज़ ये चीज़ें में रखनी है, क्योंकि वहाँ भी वही ग्लैमर का मसला है, वहाँ भी वही मार्केटिंग का मसला है, वहाँ भी वही जैसे हमारे यहाँ मसला है कि लोगों को, यानी लोगों की जो चीप सेंटिमेंट्स हैं उनको ज़रा पुश करना होता है ताकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसको फ़ायदा पहुँचे। ये पूरी दुनिया में ही है। जैसे औरत को मॉडल बना दिया है, सिंबल बना दिया है, मोटरसाइकिल है वो, उसमें भी औरत घुसाई हुई है। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें खवातीन ने ताल्लुक की बेचारियों कोई नहीं है, उनको भी उसमें खवातीन को, ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया का मसला है एडवर्टाइजिंग का, शुरू से स्टार्ट हुआ हुआ ये, तो एक फिनोमेनन बन गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो चीप सेंटिमेंट्स को, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो 10 डिज़ायर्स आपको पता है कि साइकोलॉजी कहती है बेसिक डिज़ायर्स कहते हैं, उसके बाद सब जो डिज़ायर्स हैं उनके बाद मज़ीद 10 ये 20 बनती हैं। दुनिया के हर इंसान में होती हैं, जो पैदा हुआ है उसमें है, जिनमें नहीं है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, साइकोलॉजिकली वो एबनॉर्मल होगा, जिसमें वो डिज़ायर कम होंगी या ज़्यादा होंगी, यानी वो बैलेंस में रहना चाहिए उसे। उसको टच करके एडवर्टाइज करना, ये हमेशा से हो रहा है जब से एडवर्टाइजिंग हुई है। तो ये जब आप एडवर्टाइजिंग में पढ़ेंगे, या पढ़ा होगा आपने, पता नहीं, PR एंड एडवर्टाइजिंग, या डिफरेंस बिटवीन PR एंड एडवर्टाइजिंग, पढ़ लिया आपने पेपर ये वाला? हो गया? जी सर, जी पढ़ लिया सर। उसमें आपने पढ़ा होगा कि दोनों के एथिकल कोड जो है उसका है दोनों का, और आप समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये अब डिमांड है मार्केट के। अब जो लोग इसे कहते हैं, एक और मैं इस्तेमाल इसमें साइकोलॉजिकल करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी हम सच नहीं सुनना चाहते, सच से भागते हैं। मतलब यहाँ खुदा ना खास्ता मेरे कोई दाग पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे छुपाऊं, वो नजर ना आए, उस पर कोई बात ना लोग करें, और मैं सोचना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा तो मैं परेशान होऊंगा। तो हमारे जिस्म के अंदर एक साइकोलॉजिकली वो एक डिफेंसिव सिस्टम है जो हमें उसे छुपा देगा या उसे भूलना चाहेंगे, उसके बारे में बात भी नहीं सुनना चाहेंगे। तो ये इसे कहते हैं, ये हमारे अंदर ही चीज होती है कि हम वो, इसी तरह जो गरीब लोग हैं, जैसे हमारे घर में मेड्स हैं, कभी आप उनका कभी साइकोलॉजिकल उसका एनालाइज करें, लड़कियां जो होती हैं कर सकती हैं कि वो ब्रांडेड कपड़े पहन रही हैं, वो ब्रांडेड कपड़े, या उसकी जो क्या होता है, B कैटेगरी C कैटेगरी जो भी होती है उसको पहन रही हैं, और उसके बाद कॉपी करती हैं वो पॉश एरिया के लोगों को, और उसके बाद उनका लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है और वो ज़्यादा कॉपी करते हैं। वो ऐसे ड्रामे देख के ज़्यादा फैसिनेट होते हैं और कॉपी करते हैं। ऐसे लोगों के चीप सेंटिमेंट्स को करने के लिए बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही इनकी मार्केट है। इसी तरह जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास तबका है, यानी पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये अपर क्लास को कॉपी करते हैं। यही मतलब वजह है कि ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड्स इनको कैश करते हैं अपर क्लास, और ब्रांड लोअर क्लास की फीलिंग्स को कैप्चर करते हैं। ये मार्केट, ये ना हो, ये डिजायर ना हो इंसान में, तो फिर तो मार्केटिंग ही ना हो। इसी तरह ड्रामा भी तो मार्केटिंग है ना, ड्रामा भी तो प्रोडक्ट है। ड्रामा में आप सुपरस्टार को लेते हैं, आप अच्छी प्रोडक्शन बना करते हैं, उसके बाद जो आपकी उसकी है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। प्लेसेस बेहतर होते हैं, जैसे पहाड़ों में चले जाएं, नेचर में चले जाएं, लंदन में कर लें, अमेरिका में कर लें, टर्की में कर लें, तो चल रहा ट्रेंड चल रहा है। जैसे पहले कश्मीर होते थे सारे पुराने ज़माने में ना, कोई 30 साल 40 साल पहले कश्मीर में सब कुछ होते थे, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थे आपके पास नेचर को कैप्चर करने की। अब आप तो आर्टिफिशियली कर लेते हैं ना, आर्टिफिशियली कर लेते हैं।
कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तरक्की, जब बजट ज़्यादा होता है अब बाहर चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें फ़र्क पड़ गया, लेकिन वो क्या है, आम बंदा जो वो नहीं जा सकता कर सकता, वो उसको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो ख्वाबों में कम से कम अपने ख्वाबों में, ड्रीम्स में वो कर सके। ये पढ़ा आपने एडवर्टाइजिंग में। तो सर इस तरह की चीजें तो नहीं, जी इस तरह की चीजें तो नहीं पड़ी। तो सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, बच्चे काफी लॉबी में वेट कर रहे हैं और ये फरजीन भी कोई पिछले 5-7 मिनट से कही जा रही है। मेरे पास अगर हम, मैसेज नहीं आया उनका। सर वो कह रही है कि मैंने तो, अगर आप मुझे ही सर प्रेजेंटर बना दें, मैं उनको ऐड कर दूंगा जैसे जिस तरह उनकी रिक्वेस्ट आती है। मैं कर देता हूँ, ये ले, मैं भी कर देता हूँ। ये ले जी, आप प्रेजेंटर बन गए। सर जी बोले। मैंने थोड़ी सी अभी इतनी मैंने इस पर सर्च नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक चीज ये पढ़ी भी थी कि पिछले कुछ साल से ना तुर्की की एक तो इकोनॉमी जो है ना वो बहुत डाउन हो गई है, कुछ फैसलों की वजह से जो वो कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में करेंगे। और दूसरा ये है कि सर जो ये कल्चर से रिलेटेड ही मैंने ये चीजें पढ़ी थी, इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। और दूसरा ये है कि वहां पर जो है ना वो 50 to 60% जो उनके तैयब उर्दुगान है, उनको अब नापसंदीदा का जी इजहार किया जा रहा है लोगों की तरफ से। क्या है, उसको आप सबको चेक करके कर लें एंटर प्लीज। जी बोले, कंटिन्यू करें। जी जी सर, सर। तो उनको 50-60% जी, नापसंदीदा इज़हार किया जा। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि अब मुस्लिम उम्मा में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जी जो तुर्की है, वो आने वाले टाइम में मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा दुनिया में। पहले सऊदीया करता रहा, अब तुर्की की बारी है 2023 या 24 के अंदर गालिबन ये कहा जा रहा है। तो किस तरह कहा जा रहा है सर? उसकी तो जो इकोनॉमी है वो खुद इतनी डाउन हो गई है, मेरे ख्याल में 1 और 2 जो है ना वो जीडीपी है उनका आ गया, रेट आ गया सर। आपका क्या कहना है सर? पहले तो मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को चाहूंगा कि वो पहले इसमें लॉबी इसमें जो वेट कर रहे हैं वो आ जाएं। खालिद साहब आपने एंटर कर दिया उन्हें? जी सर, एक ही स्टूडेंट था हुरे फरजीन, वो सर आ गई हैं। चले, आपको मुझे बताया वो 5-7 लोग कहाँ थे जो आपने उनकी बात की थी आपने? सर मुझे अगर वो रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, मैं उनको सर खुद ही इनवाइट भेज देता हूँ। यही कर सकते हैं, आप भी कर लें, क्योंकि मेरे पास जब तक शो नहीं होगा मैं कैसे कर सकता हूँ, बताएं। जी सर। जी वेलकम फरजीन, मिस फरजीन, क्या हाल है आपका? हमसे हमसे फरजीन खफा खफा रहती वालेकुम हैं, आती सर। नहीं क्लास में। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या हमसे नहीं खफा सर, खफा मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, नहीं कब? सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने लास्ट क्लासेस भी ली हैं, सिर्फ कल वाली मिस हो गई थी मुझसे, वो जरा। चले, कोई बात नहीं, हो जाता है, लाइफ है, बिजी है और होता रहता है। खैर है, बस सेहतमंद है ना, खैरियत से है, सब खैरियत है घर में? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बस ये खैरियत होनी चाहिए, बाकी सब खैर है। तो हम बात कर रहे थे, एक तो आपका टॉपिक के भी डिस्कस करेंगे अभी हम। कल भी बड़ी तफसील से टॉपिक्स पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे बात हुई, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था टॉपिक रखें और उस पर हम डिस्कस अभी करते हैं आपसे। तो उमैर जी कंटिन्यू करते हैं हम, उमैर मियां से। आपने क्या सवाल किया था कि मुस्लिम उम्मा का लफ्ज़ बोला ना आपने? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने कल वो अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च किया ना, तो मैंने एक चीज़ पता वहाँ पे पढ़ी कि जी ये कहा जा रहा है कि ना 2023 और 24 के अंदर जो है ना वो तुर्की से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँगी और दोबारा ये मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट करेगा दुनिया में, जैसे पहले सऊदीया करता था। लेकिन हाँ, एक एक फैक्ट ये भी है सर, एक फैक्ट ये भी है कि उसकी जो जीडीपी रेट है ना वो 1 और 2% पे आ गया है, मतलब उसका बिल्कुल डाउन हो गया है। और लोगों ने 50 to 60% रेशियो जो है लोगों की वो तैयब उर्दुगान को अब नापसंदीदा का इज़हार कर रही है। सर मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो वो ये उनकी वजह ये थी कि जो है ना वो एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट जो होता है ना वो तैयब उर्दुगान के अंदर पाया जा रहा है अब टाइम के साथ-साथ। इस वजह से भी लोग उनको ना नापसंद कर रहे हैं। सर आपका क्या कहना है? इस पे हमें लिखना है इस टॉपिक पे? जी सर, मैंने अभी इस पे और सर्च करनी है सर। आपका मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के अच्छा, बाद सर मेरा फिर मेरे मेरे स्टूडेंट्स का ये मसला है कि वो आप मेरी ना जो पुराने स्टूडेंट्स भी रहे हैं जैसे आप हैं, उसको प्लीज सुनते रहा करें। मैंने इस पे बहुत बोला है, बहुत से टॉपिक्स हैं मेरे जो मैंने इस पे इसी पे बात की। पहले तो बात है मुस्लिम उम्मा जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये है कहाँ? कहाँ है मुस्लिम उम्मा?
कौन सी मुस्लिम उम्मा, किधर है ये, पहले बता दे मुझे। सर उम्मा, वैसे तो है उम्मा, नहीं है। उम्मा, एक पहली बात है उम्मा, उसके बाद मुस्लिम उम्मा, ये कहाँ है, कहाँ रहती है ये? मतलब चांद पे है, मरीख पे है, तो दुनिया में तो मुझे नहीं नजर आती कहीं। वो इसके अलावा कि बता दें तो बता दें कहाँ है, कहाँ है ये, घर का है इसका, उम्मा का? सर इनके अजलास होते हैं, जैसे सऊदीया रिप्रेजेंट करता है, OIC नाम है इजलासों उनका, जिस थोड़े, तरह अभी तुर्की कर इजलास रहा थोड़े, है जी। उम्मा किधर है, उम्मा कहाँ है, मुझे उम्मा बता दें। सर सर उम्मा नहीं है तो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा बोल सकते हैं हम क्या? सो कोल्ड, हाँ, मैं भी सो कोल्ड मुस्लिम उम्मा ही लफ्ज बोलता हूँ, और मैं अपने आप जी को सर। सो कोल्ड नेशन भी बोलता हूँ। अभी आपने बोला था नेशन, पाकिस्तानी नेशन, तो मैंने कहा किसी तारीफ में जो जो नेशन की डेफिनेशन है ना, उसमें पाकिस्तान के जो रेवर्ड है, ये क्राउड है, इसलिए कहता हूँ मैं, ये कोई नेशन नहीं है, इससे सो कोल्ड नेशन कहता हूँ मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में, सो कोल्ड नेशन कहता हूँ अपने आप। इसी तरह मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में सो कोल्ड मुस्लिम उम्मा कहता हूँ। मतलब बाय द वे है किधर, कब थी ये मुस्लिम उम्मा? ये नसीम हिजाजी साहब के नावलों में थी, और उनके साथ भी कब्र में दफन हो चुकी है। ये कभी भी नहीं थी मुस्लिम उम्मा। पता है आपको उस चीज का? जो नबी करीम मुस्लिम उम्मा का तस्वर जो है ना, डॉक्टर इकबाल ने जो जिक्र किया बार बार, ये जिक्र डॉक्टर इकबाल की पोइट्री से मिलता है, और वो चाहते थे कि ये मुस्लिम उम्मा कोई हो, और नसीम हिजाजी ने उनसे मुतासिर होके, हमारे वाले साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे नसीम हिजाजी साहब, उन्हीं भी ये ड्रामे बने सारे, आखिरी चट्टान और ये बदर बिन मुगीरा वाला शाहीन, पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, ये सारे उन्हीं उन्होंने उन्होंने लिखे और उन्होंने बने सारे PTV पे। तो ये जो आप लोगों ने लफ्ज सुना ना, पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा का लफ्ज ज्यादा बोला जाता है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए कि हम डॉक्टर सर इकबाल की फिलॉसफी से मुतासिर हैं, और उसके बाद उनसे मुतासिर थे नसीम हिजाजी साहब, और हमारी आपके पेरेंट्स ने, सारे पेरेंट्स जो आपके हैं, उन्होंने नसीम हिजाजी की, आपके अम्मी अबू ने नावल जरूर पढ़े होंगे, या दादा दादी ने जरूर पढ़े होंगे। लिहाजा वो मुस्लिम उम्मा को आम इस्तेमाल करते आए, और वही ड्रामे भी देखे आपके पेरेंट्स ने बने हुए। सो हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा बड़ी चलती है, लेकिन है कहीं नहीं, कहीं मुस्लिम उम्मा नहीं है। मैं वो मिसाल देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। मुस्तनद हदीस है ये, मतलब है मुस्तनद किताबों में, कि किसी एक हिस्से को तकलीफ हुई थी, भाई यहाँ सुई चुभी है, तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। मफहूम ये है हदीस मुबारक का। ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल। ये मुस्लिम उम्मा यानी दुनिया में कहीं भी जो मुसलमान है, उसे तकलीफ पहुंचती है, तो वो दुनिया के किसी दूसरे इस खिते का मुसलमान वो दर्द महसूस करता है। दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से आया है। ठीक है, अब मुझे बता दें, मैं तारीख में पीछे जाता हूँ, आज को छोड़ें आप, मैं पीछे जाता हूँ जरा, खिलाफत राशिदा को से निकाल दें, बनु उमैया में चले जाएं, कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है पूरे बनी उमैया के दौर में। खिलाफत अब्बासिया में चले जाएं, 1492 में पहले मैं जाता हूँ, जो बड़ा ये जो सॉरी 11th सेंचुरी में हम जाते हैं, 12th सेंचुरी में, जब हलाकू खान है, उससे पहले चंगेज खान है। चंगेज खान ने हमला किया ख्वारिज़म शाही पे, दुनिया की सुपर पावर थी उस वक्त ख्वारिज़म शाही। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह साहब थे, बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह। खलीफा बगदाद भी डरता था उनसे, इतना बड़ा बादशाह था। और चंगेज खान ने हमला कर दिया, तबाह तहस नहस कर दिया उसको। खलीफा बगदाद ने मदद नहीं की उसकी, वो डरता जो था। अगर मुस्लिम उम्मा एग्जिस्ट करती तो खलीफा बगदाद हुक्म दे देते उस वक्त एज ए खलीफातुल मुस्लिमीन कि इनकी मदद करें। तो चंगेज खान की क्या जुर्रत थी कि वो मुस्लिम उम्मा पे हमला करता? कौन सी मुस्लिम उम्मा? वो पहले तो ये ऐसे 1000 साल पहले कोई मिसाल नहीं मिलती है। हलाकू खान के जमाने में उसका बेटा जो था सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह का, वो उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह, वो इंडिया पहुंचा। शाह सुल्तान अल-तुतमिश का की हुकूमत थी, जो रज़िया सुल्ताना का बाप था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, खानदान गुलामा। तो वो उसने कहा जी भाई जी जाएं, वरना आप आपके पीछे वो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी तबाही मच जाएगी।
कौन सी मुस्लिम उम्मा? वो चला गया वापस। उसको आखिरी टाइम 5 साथी उसके साथ थे, इतने बड़े बादशाह के साथ 5 साथी थे। बर्फ पड़ रही थी, क्योंकि जिस इलाके से वो रशिया के इलाके थे, उनके कब्जे में थे उस वक्त। रशिया तो ये बाद में बने ना यार, पहले तो एम्पायर्स थी। तो मुसलमानों, आपको पता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है रूस में मुसलमानों की? इतनी आबादी है, इतनी आबादी है कि आपकी सोच है, क्योंकि आधे से ज्यादा रूस में मुसलमानों की हुकूमत रही है, कई सेंचुरीज रही है, हैं? ये नहीं पता ना आप लोगों को। ये तो प्रॉब्लम है हमारा, ना हमें कुछ पता है ना हम पढ़ते हैं। अब वो कहाँ है मुसलमान बेचारे पैदा हुए जो रूस में? कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद क्या हुआ उनके साथ? आज भी रूस के किसी बड़े शहर में चले जाए, वहां मस्जिदें मिलती हैं आपको, मुसलमान मिलते हैं आपको वहां, डरे सहमे मुसलमान बेचारे। सो वो जब उसी रशियन किसी स्टेट में था, जो अब रशियन स्टेट है, लेकिन उस वक्त उन्हीं की स्टेट थी मुसलमानों की, बर्फबारी हो रही थी, वो निकलने लगा, उसने कहा मेरे अपने साथियों को खुद रब रखा, खुदा हाफिज, फी मान अल्लाह, अल्लाह के हवाले। तो 5 साथियों ने में से कहा कि सुल्तान मौजम, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। उसने कहा नो, नो वे, मैं हर चीज से लड़ सकता हूं, मैं तकदीर से नहीं लड़ सकता। और आज तक वो तारीख में वो बंदा, ये सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, किसी को नहीं पता किधर है, वो गायब हो गया। उसके बाद 1492 में आ जाए, स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, 800 ईयर्स। फ्रांस के बहुत बड़े इलाके पे हुकूमत की, स्पेन, द पार्ट ऑफ यूरोप, उस पर हुकूमत की। वो खुद कहते हैं, कैम्ब्रिज वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, हार्वर्ड वाले, कि यूरोप के लोगों को खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बोलना, बाथरूम बनाना, वॉशरूम का करना, नहाना, बाथिंग, उसके बाद खुशबू का इस्तेमाल, परफ्यूम्स का, ये मुसलमानों ने सिखाया। 15th सेंचुरी तक जो है उनकी, जो 14th सेंचुरी तक उनको डार्क एजेस था। और उनकी जो मलका थी, उसने फख्र से लिखा हुआ अपनी किताब में, मैं 6 माह से नहाई नहीं। ये था वो कल्चर यूरोप का, जिसपे वो बड़ा कहते हैं सिविलाइज्ड है। सिविलाइजेशन हमने दी उन्हें, और मानते हैं इस बात को, हमने उनको सिविलाइज किया है। अब वो टके टके के लोग हमें कहते हैं कि तुम सिविलाइज नहीं हो, हम सिविलाइज्ड हैं। और बेशर्मो सिविलाइज तुम्हें हमने दी है। तुम्हें तो नहाना नहीं आता था, बदबूदार लोगों हैं, यूरोप की जो बात करते हैं। अब ये हमें नहीं पता इन बातों का, हमारे नौजवान नस्ल को नहीं पता, हमारी यूथ को नहीं पता। 1492 में लास्ट सुल्तान ऑफ स्पेन, मुस्लिम स्पेन, उंदुलस, सुल्तान अबू मोहम्मद अब्दुल्ला, जब गरनाता को खुदा हाफिज कह रहा था, और फर्डिनेंड और इसाबेला, मलिका इसाबेला, क्वीन इसाबेला खड़ी हुई थी। इस पे हॉलीवुड ने फिल्में बड़ी बनाई हैं। वो अभी भी आप कभी स्पेन जाएं, वो उस पे अल हमरा जाएं, तो वो अल हमरा के बाहर एक पुल है, पुल पे वो जगह आज भी है जहाँ सुल्तान ने वो चाबी हवाले की थी अल हमरा की, पैलेस की अपने, रो पड़ा था। तो उसके माँ ने कहा था कि अगर मर्दों की तरह अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके तो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। ये उसकी माँ ने कहा था, तारीखी जुमला है, हॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है बार बार, वो है, ऐसी बात हुई थी। और वो उसके बाद मराकश की सड़कों पे वो आखिरी सुल्तान ऑफ उंदलस, जिसके खानदान ने, बनु आमर ने 800 साल हुकूमत की थी, वो भीख मांगता हुआ मरा। कोई मुस्लिम उम्मा उसकी मदद को नहीं आई थी उस वक्त, किसी की। और लाखों मुसलमान शहीद कर दिए फर्डिनेंड ने 2 साल के अंदर अंदर, कि या तो ईसाई हो जाओ या चले जाओ यहाँ से। तो बड़े लोग माइग्रेट कर गए और ज्यादातर लोग मारे गए। तो सो मुस्लिम उंदलस का नामो निशान उड़ गया। वहां आज अजाने भी बंद है, मुसलमान नहीं है वहां। छुपे सहमे लोग थे, वो ऐसा से कन्वर्ट होते गए। किधर गई मुस्लिम उम्मा? 1492 में मुस्लिम उम्मा नहीं थी। उसके बाद अब अभी हाल ही में आ जाएं, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है, चेकोस्लोवाकिया खत्म हुआ है, तो बोस्निया हर्जगोविना 1878 में पार्ट ऑफ मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर था, सल्तनत उस्मानिया। 1878 सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के जमाने में, जो खलीफत इस्लाम थे हमारे। तो उस दौर में ये कैप्चर हुआ, ये हमारे हाथ से निकल गया। अब मेरी बात है, मेरी आ रही है आवाज, मेरी सुन रहे हैं आप? जी जी सर, मैं बड़े गौर से जी सुन सर रहा हूँ। आ रही, जी सर आ रही है।
सर मैंने सवाल भी लिखा है, एंड में पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह। तो हाल ही में बोस्निया हर्जगोविना में 1992 में जो मिलोसेविच था, जिसपे बाद में केस भी चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लाखों मुसलमानों से शहीद कर दिए, इज्तिमाई कब्रें बनाई, तो चीखते रहे मुसलमान बेचारे। 1878 से वो गुलाम यूरोप का हिस्सा थे। वो कहते हमें तो पता नहीं था मुसलमान हैं भी या नहीं, हम तो इसी में रह रहे थे, सिर्फ नाम के मुसलमान थे, लेकिन हमें इसलिए सजा मिली कि हम मुसलमान हैं, तो हमें पता चला कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम शराब भी पीते थे, हम सब वो करते थे जिसका इस्लाम ने हमें मना किया है। हम इनके साथ सदियों से रह रहे थे, इन्हीं के लोग थे, लेकिन हमें सजा दी गई, हमें मार दिया गया। चेचनिया में देख लें, कौन सी मुस्लिम उम्मा आई मदद को, ठीक है, लाखों मुसलमान मार दिए गए। अभी ये मैं कोई 200-300 साल पहले की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले की। अभी आप उधर देख लें, इराक में क्या हुआ है, कौन सी मुस्लिम उम्मा? अफगानिस्तान में क्या हुआ, कौन सी मुस्लिम उम्मा? लीबिया में क्या हुआ, कौन सी मुस्लिम उम्मा? अभी बर्मा में क्या हो रहा है, किसी ने टॉपिक भी दिया था, कौन सी मुस्लिम उम्मा? कश्मीर में क्या हो रहा है, कौन सी मुस्लिम उम्मा है? केड़ी मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा है यार? कोई तुर्की, कोई सऊदी अरब, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कोई ओआईसी किधर है आपकी? सऊदी अरब पे हमला किया था कुवैत ने 1991 में, सॉरी इराक ने हमला किया था कुवैत पर 1991 के एंड में या 92 के शुरू में, याद है आपको? उस वक्त सऊदी अरब ने कहा हमें थ्रेट है सदाम हुसैन से, तो हमें बचाओ। तो अमेरिकी फौज आ गई है, 92 से अमेरिकी फौज बैठी हुई है सऊदी अरब में। तो अभी ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, कि आपके जो सीक्रेट जो प्लेसेस हैं उसकी हिफाजत तो हम करते हैं, कहा था ना उसने। तो कौन सी मुस्लिम उम्मा बताएं मुझे? किधर ये ख्वाबों से बाहर आ जाओ प्यारे भाई जी। जी सर आपने निकाल दिया ख्वाबों से बाहर सर। सर मैं तो बिल्कुल भी हिस्ट्री का 1% जो भी थोड़ा बहुत सीखा था आपसे पहले सेमेस्टर में, मैंने थोड़ा सा सुना था सारे बादशाहों के बारे में जो आपने बताया, उसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन सर ये हमारी हिस्ट्री जो है ना सर, वो हम पे ज़वाल आया है, स्टिल अभी तक ज़वाल है। लेकिन सर अरूज भी तो था। सर अब आप देखिए, आपने एग्जांपल जितनी भी दी है, फ्रांस और रूस, या जितने भी ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर मुसलमानों की हुकूमत भी रही है सर। सर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये बात कही थी कि जो बादशाह मुसलमान यहाँ बरसगीर में आए थे, उन्होंने वो हिजरत करके आए थे और उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की थी यहाँ पर, और हिंदुओं के दिल में ये नफरत थी कि ये क्यों हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं ये बादशाह। और ये सर उन पे एक टाइम पे अरूज भी तो रहा है ना सर, फिर अरूज के बाद तो ज़वाल है, और अब सर फिर दोबारा ये अरूज नहीं आ सकता जैसे पहले आया था। मैंने वो बताया ना कि वो सारी जो गवर्नमेंट्स थी ना, वो बादशाहतें थी, वो उम्मा नहीं थी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो पहले तो उम्मा का जो मफरूजा है या हाइपोथेसिस है, इसको जेहन से निकालें। हम कभी भी उम्मा नहीं बने आज तक तारीख में, ठीक है। नंबर एक, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ आपको, अरूज था लेकिन वो अलग अलग था, अभी भी अरूज है। दुनिया की सबसे ज्यादा जो वेल्थ है मुसलमानों के पास है, लेकिन स्कैटर्ड है, इकट्ठे नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर मुसलमानों के पास है, लेकिन स्कैटर्ड है, इकट्ठे नहीं है। तेल हमारे पास है 50 साल से, लेकिन इकट्ठे नहीं है, उस पर अमेरिका का कब्जा हो चुका हुआ है। सो आपके पास वेल्थ भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? आपके पास विजडम नहीं है, विजडम नहीं है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म 40 वर्ष की उम्र में गारे हिरा में मिला था अल्लाह सुब्हानो तआला का। 40 इयर्स का बंदा मक्का मुअज़्ज़मा से, जिन्होंने गारे हिरा देखी है, वो आज का मक्का मुअज़्ज़मा नहीं था। 1400 साल पहले एक सहराई इलाका, पानी वहां होता नहीं था, और एक गुर्बत सी थी। एक बंदा रात को अकेले, अब अगर इमेजिन करें ना आप, हम कभी इमेजिन ही ना करते यार, हम अजीब ही लोग हैं। एक 40 इयर्स का बंदा, कोई वो 25 साल का नौजवान नहीं था,
40 ईयर्स के साहब, 40 ईयर्स का मतलब ये होता है कि एक मतलब है उस नौजवानी का दौर खत्म हो चुका है, अब एक मेच्योरिटी की अलामत है 40, चूंकि 40 मीन्स मेच्योरिटी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 की एज में वही उतारी थी और बताया था कि आप मेरे पैगंबर हैं, ठीक है। उससे पहले आपको नहीं पता था। 40 ईयर्स की एज और उससे पहले एक आदमी मक्का मुअज़्ज़मा से अपने गर्म बिस्तर को छोड़ता है, नरम बिस्तर को छोड़ता है और वो चलते हुए सिर्फ किसी नामालूम मकसद जिसका पता नहीं है वो ढूंढ रहा है, सर्चिंग में, तलाश में, गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे, गौर व फिक्र के लिए। गारे हिरा में पहुंचते हैं और वो कितना मुश्किल है चढ़ना ऊपर। आपको कभी आज भी गारे हिरा में पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 40 साल का बंदा बड़ी मुश्किल से जाता है। वो ऊपर से चढ़ते थे और अकेले उस गार में बैठ के अकेले गौर व फिक्र करते थे। ये कोई आसान काम है? गौर करें इस पे गौर करें यार। और उसके बाद उस 40 ईयर्स की एज में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, इकरा पढ़िए अपने रब के नाम से। पहले इकरा पढ़िए, पहला ऑर्डर क्या है रब का, पढ़िए। दूसरा ऑर्डर क्या है, अपने रब के नाम, जिसने आपको पैदा फरमाया। पहला ऑर्डर है पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया, यानी पैदा फरमाना, क्रिएट किया, आपको जिंदगी अता फरमाई, ठीक है। यानी पहला ऑर्डर तो पढ़ना है। तो आपने क्या फरमाया, आप परेशान हो गए, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। देखिए जरा गौर करें, तो पहला ऑर्डर था पढ़ना। घर तशरीफ लाए तो परेशान थे, घबराए हुए थे। हज़रत सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजा जिसे कहते हैं, आपसे बड़ी थी 15 साल। क्या फरमाया, आपने कभी बुरा नहीं चाहा, आपके साथ बुरा नहीं आप रब कर सकता आपका। कोई परेशान ना हो, ढारस दी, इत्मीनान दिलाया। किसने? आपकी बेगम ने, जो आपसे 15 साल बड़ी थी उम्र में। और उसके बाद फिर वो लेके गई अगले दिन, याद होगा कि वो ले गई, और पहली मुस्लिम खातून है और इस्लाम कबूल किया और गवाही दी कि आपने कभी बुरा नहीं चाहा किसी का, और जो आपको मैसेज मिला है रब का, मैं उस पर ईमान लाती हूं। यहां से स्टार्ट लेना कि पहला ऑर्डर क्या है मुसलमानों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, और आगे सब क्या चल रहा है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। अब चीन से मुराद ये नहीं थी, दो मुरादें ऐसे, एक दूर था, यानी कितना भी दूर जाना पड़े, कितनी तकलीफें उठानी पड़े, कितना ही मुश्किलात आए, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और चीन में कौन सा इल्म मिलता था? कुरान की तालीम दी जाती थी चीन में, दुनिया का इल्म, साइंस का इल्म हासिल करो। जब वो यहूदी और वो ईसाई आए थे मदीना शरीफ में पकड़े हुए, तो आपने क्या फरमाया था? मुसलमानों के बच्चों को तालीम दो और आपको आजाद कर दिया जाएगा। तो वो जो यहूदी और नसारा थे, वो क्या तालीम देते थे? कुरान की तालीम देते थे। उस जमाने की वो साइंस की तालीम देते थे। ये है दीन आपका, इसको समझने की कोशिश करें। आप पिछले 800 साल से मुसलमान दीन से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, सॉरी, तालीम से दूर हैं, नॉलेज से दूर हैं, विजडम से दूर। तरक्की हासिल करना सिर्फ हुकूमत करना नहीं, तरक्की साइंस की तरक्की है। साइंस में अब 800 साल से पीछे हैं। एक पूरे 800 साल में हमने एक सुई नहीं बनाई, एक कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास। और जो डार्क एजेस ऑफ यूरोप, वो तकरीबन 400 साल से जाग रहा है। इसमें जितनी डिस्कवरीज हैं जो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, ये किसी मुस्लिम की इजाद नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मुस्लिम नहीं था, न्यू मुसलमान नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इल्म जो है, जो अल्लाह ताला ने कहा गौर व फिक्र करो, उन्होंने गौर व फिक्र किया और अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अता फरमा दी। सो ये मेरी और आपकी मिरास नहीं है इल्म, कोई भी हासिल कर सकता है।
तो विजडम हासिल करें, तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करें अपने अंदर, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें। जैसे कुरान कहता है तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, उनके लिए निशानियां हैं, अपने ऊपर तदब्बुर करो। कल मैं फिर रहा, मैंने कल कुछ दिन पहले पढ़ा कि जो मच्छर है, वो मैं गौर करता था, मच्छर को जिधर से फेंटा लगाओ ना वो इधर भागता है, इधर भागता है, पर ना उसकी 100 आंखें, 100 आईज, हर तरफ से देख रहा होता है, इतना सा मच्छर। कल मैं एक छोटी सी चूंटी से, एक चूंटी होती है ना, चूंटी का भी उसके साइज से भी मेरा ख्याल है कोई 100 टाइम्स छोटी चीज मैंने देखी, वो चल रही थी चूंटी से, वो चल रही थी यार। मैं कह रहा था ये क्या है यार, ये गौर फिक्र है, ये क्या चीज है, ये चल रही है, इसमें जान है। उसको मैंने ऐसे किया तो महसूस करती थी कि मैं उसको पुश कर रहा हूँ, यार हद है, वो इधर जाती थी, इधर जाती थी। कौन है जिसने बनाया सारा कुछ? उसने मुझे और आपको क्या, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, वो हम करते नहीं। तो जब नहीं करेंगे तो हम पीछे जाएंगे, और हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है सर। और सर इसमें हमने एक चीज भी नोट आउट की है, जो भी आप बात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं अटेंडेंस लगा दूं यार, अब ये बता दो जो लोग बाद में आए हैं, मैं अटेंडेंस लगा दूं आपको। ठहरें, जी मुझे बताएं। एक तो मेरे पास समीर अहमद एब्सेंट आ रहे हैं, मेरे पास ईमान एब्सेंट आ रही हैं, बुरेरा एब्सेंट आ रही हैं, मेरे पास हुरिया फरजीन एब्सेंट आ रही हैं। सर वो वो इसमें ही है, वो आ गई है ना, वो आ गई हैं, कह रहा हूँ ना, मैं अपडेट कर देता हूँ। और मेरे पास उसामा कादरी साहब भी एब्सेंट आ रहे हैं, लेकिन आपकी मैंने अटेंडेंस लगा दी थी। उसने कहा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, है ना? जी सर वो मैंने पिछले लेक्चर में ही लिया था। ठीक है। उसके बाद है हारून अहमद क्लास में नहीं है शायद, अब्दुल्ला कुरैशी क्लास में नहीं है, अच्छा जी, मोहम्मद हमजा जाहिद क्लास में नहीं है, हारिस बिलाल क्लास में नहीं है, और मोहम्मद शिराज क्लास में नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, जी सर अभी भी नहीं है। चलें जी, अभी कादरी साहब आप बात करें, प्लीज कंटिन्यू करें। सर जो चीज़ मैंने अभी अभी रियलाइज की ना, क्योंकि सर जिंदगी में बहुत सी चीजें हम सुनते तो डेली बेसिस पे हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसी वो जो चीज़ ना, किक जो है, या आप समझें कि वो जो एक ऑब्जर्वेशन की किक जो है, वो कभी कभी मिलती है सर। अभी हमें सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो है वो 40 साल की उम्र में मिली, और ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो अभी चीज़ मैंने रियलाइज की कि आज का जो बच्चा है वो 16, 17, 18 साल की उम्र में चाहता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी हो, दुनिया का सबसे बड़ा घर मेरे पास हो। मतलब कम से कम भी मैं ना किसी मुल्क का बादशाह हूँ, अगर मैं मुझे किसी आपने जॉब पे अपॉइंट करना है ना, तो मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये मैं 18-19 साल की उम्र में हूँ जब मैंने होश संभाली है, अभी अभी मुझे पता कुछ नहीं है। और सर ये मैं किसी की बात क्यों करनी है, मतलब हम लोग खुद भी, जो हम स्टूडेंट हैं या दोस्त हैं, जो हमारा सर्कल है, वो यही बातें करते हैं कि यार मतलब जॉब मिले, और कोई कम से कम कोई 50 लाख से नीचे ना मिले। मैं आपको उस वे में, सिंबॉलिक वे में बातें कर रहा हूँ कि मतलब सारी चीजें ना, वो एक रात अब हम सोए हों और सुबह वो सच्चा हो जाए कि हमारे घर से सोने की देग निकल आए, वरना हमें मौत मिल जाए। यानी दो ही काम हो, या तो हम मर जाएं या सोने की देग सुबह हमारे पड़ी हो। और यही दुआएं मांगते हैं सर सुबह शाम। लेकिन अभी जो मैंने चीज रियलाइज की कि 40 ईयर्स की एज में जब इंसान मतलब अपनी जो एज का थर्ड पार्ट है, क्योंकि एस्टिमेटेड एज तो 65 है ना सर, जो भी साइंस भी कहती है। और सर जब थर्ड हिस्से में एक इंसान एंटर हुआ, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो हुए, तब उन्हें नबूवत मतलब मिली है, तब उन्हें ये पता चला है कि ही इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है हमारी बेसब्री का, कि हम लोग मतलब इतने बेसब्रे हैं कि हमने होश संभाल लिया 15 साल की उम्र में, हमें इंटरनेट लग गया और हमने सबसे पहले लिखे कि वर्ल्ड मोस्ट लग्जूरियस कार, तो हमें वो अगले दिन चाहिए। तो सर मैंने तो भी कथा करामी माफ, ये तो खैर होता ही है, ये तो ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, सारे अपने आप को मुफक्किर समझते हैं, थिंकर समझते हैं। और आप अपनी अपनी फेसबुक कभी देखें या अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज देखें जो बनाते हैं आप लोग, लगता है आपसे दुनिया में कोई जानते ही नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आपसे इग्नोरेंट कोई है ही नहीं। अभी आपने पढ़ा क्या है, अभी आपने जाना क्या है, और अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। अभी तो इस काबिल ही नहीं हुए कि आप राय दें अपनी। ये सर बुक्स लिखनी शुरू कर दी है, हाँ राय देनी शुरू कर दी है, शेर व शायरी शुरू कर दी है। जिंदगी का 0% एक्सपोजर है और शेर लिखे जा रहे हैं मोहब्बत पे, शेर लिखे जा रहे हैं दुनिया की कामयाबी पे, ढलते सूरज उड़ते चांद, पता नहीं क्या क्या। ये देखें, उसका उसका मैं आपको जो मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के से बता दूं। मसलन आप हैं, आप अपनी हम उम्र के अपने लेवल के हिसाब से कोई पोइट्री करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर जिस लेवल पे है ना वो उसी लेवल को टच करेगा, यानी हिट करेगा आपकी जनरेशन को। अब आपके लाइक्स कितने होंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब जो आपको सिखाना चाह रहा है, जिसका एक्सपोजर आपसे बेहतर है, वो बताएगा, आपको समझ नहीं आएगी, उसके लाइक होंगे 3, 4। दिस अ प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात आपको? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्ट। आपने अपना मिनिमम जो एक्सपोजर है उस बंदे ने या बंदी ने वो अपने मिनिमम एक्सपोजर के लोगों पर मजीद डाला और उसे पसंद कर लिया गया। लर्निंग जीरो। एग्जैक्टली जीरो। एग्जैक्ट। लेकिन जिस बंदे का एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, उसको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसकी बात आपको समझ आ ही नहीं रही है, समझने चाह नहीं रहे। आप तो चू चा में जा रहे हैं, ग्लैमर में जा रहे हैं। सो आपने लर्निंग कोई नहीं की। अगर वो उसकी जो जिसने वीडियो सुनी है या देखा है या प्रोग्राम सुना है, 4-5 लोगों ने, 6 लोगों ने या 300 लोगों ने, वो आपसे बेहतर एक्सपोजर रखते हैं। इसका मतलब है वो 300 लोग ही आइंदा दुनिया को चलाने वाले हैं, याद रखिएगा। एग्जैक्टली सर। लेकिन अब हमें जो टेंशन ये है कि हम कल ना एक दोस्तों में खबर आई कि हमारी एक दोस्त थी जो कि ना न्यूज चैनल में एंकर लगी है ऑफिशियली, लाहौर न्यूज में। और सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं है, बट सर उसका एक्सपोजर और उसका बोलने का अंदाज मेरी बहुत सारी दोस्तों से कम है। मतलब वो वर्बली प्रोनाउंस नहीं कर सकती ठीक वर्ड्स को, बट शी इज एट वो कहाँ पे, वो लाहौर न्यूज में एंकर लग चुकी है। अब हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कल बात कर रहे थे कि यार ये कल तक इसे बोलना नहीं आता था, सॉरी फॉर माय वर्ड सर, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। तो ये वहाँ एंकर है क्यों? बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्लैमर, बिकॉज ऑफ आवर फेम, बिकॉज ऑफ आवर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और ये अब सर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। और सर आपने ही एक बात कही थी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि हमेशा चेंज ऊपर से नीचे आता है। ये सर ये आई थिंक आपके ही वर्ड्स थे कि हमेशा सिस्टम जो है वो ऊपर से नीचे आता है, जो चेंज होता है। तो सर जब सिस्टम ही ऐसा मिलेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सर इसमें हमारा भी कोई कसूर है अगर हम ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं तो। देखिए, मैं आप मुझे देखने, मैं आपका उस्ताद हूँ। आप मुझे जो पहले सेमेस्टर में पढ़ा आपने, मैं आपको क्या रहते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में रहता हूँ। यानी उस जमाने के ग्लैमर वर्ल्ड में रहा जहाँ सोच है लोगों की, ठीक है ना। और मैं खुद भी ग्लैमरस लाइफ को पसंद करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इसे मौलवी दिखता हूँ, इसे मौलवी नजर आता हूँ आपको? मॉडरेट आदमी नहीं सर, या जी मॉडरेट आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन क्या मैं आपको कहीं से लगता हूँ कि मैं तो दीन से खुदा ना खास्ता दूर हूँ, या मैंने दीन पढ़ा नहीं है, या दीन को अंडरस्टैंड नहीं किया? ठीक है। अच्छा, कहीं से मैं आपको कभी फ्रस्ट्रेटेड नजर आता हूँ? मैंने आपको कहा कि रैशनल हो जाए, ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान हो जाए। कभी आपको परेशान नजर आया हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह परेशान नहीं ना होता। आपको हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, पॉजिटिव कहता हूँ रहें आप लोग, ऐसे ही। तो मेरी मिसाल आपके सामने, अगर मैं इस सिस्टम में रह के सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे सुनता है या नहीं सुनता, और मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल हूँ ना आपके सामने यार। टेंशन नहीं कोई क्या कहता है, उन्हें कहने दें। आप अपने आप अगर ठीक समझते हैं मैं सही हूँ तो सही रहें, बढ़ते जाए आगे। तो अल्लाह ताला ने अजर देना है, लोगों ने अजर नहीं देना। लोग कुछ नहीं दे सकते आपको, मुझे ही आपको। ठीक है, और क्वेश्चन? सर मैं एक लास्ट बात करूंगा। सर मैं ना पिछले दिनों एक बुक की समरी पढ़ी है क्योंकि मुझे उसका लिखना था। तो सर वो बुक थी ब्रीनी ब्राउन की, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। बुक का नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। हाँ। सर आपने पढ़ी हुई है या नहीं?
हाँ मुझे पर समरी पड़ी हुई है इसकी, ये सुना हुआ है, बताएं। सर मैंने भी समरी पढ़ी भी पढ़नी है सर। उसमें ना वो ब्रेनी ब्राउन ये कहती है कि हमें सोसाइटी जो है ना, ये भी आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि वो अपने मुताबिक चलाना चाहती है बचपन से ही ना। मतलब सोसाइटी हमें मतलब एक कठपुतली बना के वो हमें कर रही है, जिसे कहते हैं ना ड्राइविंग सीट पे हम नहीं है ना, हमारी सोच है कि हम लोग। और इसीलिए सर आप देखें कि एम्प्लॉयड माइंडसेट बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी जीरो है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे मुल्क में जीरो है। एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आपके पास भी 100 लोग आते होंगे डेली के हमें एंकर लगवा दें या ये लगवा दें वो लगवा दें, तो क्यों अपना कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते? तो सर वो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो, 73 या 80 पेजेस की बुक है, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, तो उसे एक दफा पढ़िएगा। क्योंकि मुझे तो समरी पढ़ के ही बड़ा सुकून मिला है कि यार मैं जिस लाइन पे चल रहा हूँ ना, आई एम ओके। अगर हुआ नहीं, इसको ज़हन में रखा करें। देखिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सी किताबें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने इतनी किताबें पढ़ी नहीं जितनी मैंने लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो सर, उसमें मैं कभी भी नहीं कहता मुझे आता है, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। और नई नई किताबें खरीदता रहता हूँ, नए नए लोगों को पढ़ता रहता हूँ, नई नई रिसर्च को पढ़ता रहता हूँ, नई नई साइंटिफिक जो अप्रोचेज है उनको देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। उससे ये होता है कि मुझे लर्निंग रहती है। मैं हर वक्त स्टूडेंट हूँ, मैं हर वक्त स्टूडेंट महसूस करता हूँ, अपने को तालिब इल्म महसूस करता हूँ। और मैं जहाँ महसूस करता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बदल देता हूँ, अपने आप को चेंज कर देता हूँ। और ये मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द तक कि मेरे बुजुर्गों में शायद दाएं बाएं ये प्रॉब्लम है कि वो अड़ गए हुए हैं, कहीं ना कहीं ठहर गए। ठहरना नहीं चाहिए, आगे बढ़े। कुछ चीजों पे ठहरना है हमने, जो हमारा फेथ है, बस उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना सोचने की। बस वो है एग्जैक्ट मोहब्बत में नहीं कुछ होता। मोहब्बत ठहरती है, मोहब्बत रुक जाती है माना। अब मोहब्बत पे ठहर गए हैं लेकिन चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आएगी? जिंदगी में चल रहे हैं लेकिन मोहब्बत में ठहर गए, तो ये एक और चीज है, ये एक और फिलोसफी है, डिफरेंट है। और मैं मोहब्बत ये नहीं होती, या अपनी आपके से में मोहब्बत का तस्वर किया है, मेरा बड़ा और तरह का तस्वर है मोहब्बत का। उसमें मेरी रिपोर्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, मोहब्बत हकीकत या माकत। वो मैंने ऐसे कोई 25 साल पहले लिखा था, आपके से भी पहले कहीं। और मेरी एक बुकलेट भी है लव पे, तो वो मेरी फर्स्ट बुक जो थी वो लव पे थी, ठीक है, जो छपी थी प्रिंटेड फॉर्म में, और बेस्ट सेलिंग बुक थी अपने वक्त की, यूनिवर्सिटी लेवल पे मेरे। तो वो मकसद ये है कि ये जो तसव्वुर है, मोहब्बत किसी चीज से भी हो सकती है, अपने पैशन से, अपने ऑब्जेक्टिव से, किसी फिलोसफी से, आइडियोलॉजी से, किसी बुक से, किसी भी चीज से। जिससे आपकी एस्थेटिक सेंस क्या है, मे बी किसी आम बंदे की एस्थेटिक सेंस बड़ी चीप लेवल पे हो, किसी और बंदे की एस्थेटिक सेंस उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो असल जो जमालियात हैं, जो असल जो खूबसूरती है, वो क्या है? मैं भी एक मैं लाइन पढ़ूं, कोई सतर पढ़ूं, जैसे अभी किताब की बात की है, तो उसका एक जुमला मुझे, मैं कई दिन एंजॉय करता रहा उसको, डिपेंड्स। बाज़ लोग पूरी किताब पढ़ लेते हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मैं डिफरेंट है ना, मैं अपना अपना स्टाइल है। मैंने कल भी बताया था, मेरी बुक, मैं कोई बुक लेके आता हूँ, चाहे वो फिलोसफी की है, चाहे वो कोई नॉवल है, तो मेरी बेगम भी पढ़ती है, ज़ाहिर है, वो कहती है मुझे दे दें पहले। वो अगले आधे पौन घंटे में ज्यादा ज्यादा, बल्कि आधे पौन घंटे से ज्यादा मैंने उसको कोई 1000 सफे किताब भी ना इससे देर नहीं लगे देखी कभी, ज्यादा घंटे में पढ़ लेती। अच्छा, और मैं जितनी देर में वो घंटे में किताब पढ़ती है, मेरी बेगम पढ़ी लिखी है बड़ी, मैं 2 सफे पढ़ता हूँ या 3 सफे पढ़ता हूँ। ये फर्क है, पढ़ने के अंदाज में फर्क है। क्योंकि मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, उसके बस ऐसे बैठ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, फिर 2 सतरें पढ़ता हूँ, फिर उसको सोचता हूँ, उसे गौर करता हूँ उसके थीम पे। ये बचपन से मेरी आदत है। बहुत सुकून से, इत्मीनान से मैं किताब पढ़ता हूँ, और इत्मीनान से, सुकून से मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। और अपने अपने उसमें उसमें वर्किंग में रहता हूँ कि इसमें क्या है, क्या पढ़ना क्या है इसमें। तो ये इस तरह ही है। अब मैं जो किताब एक बंदे ने 1 घंटे में पढ़ ली है, और ये किताब मैंने कई महीनों में पढ़ी है, तो क्या फर्क है इसमें? बात समझ में आ गई? ये फर्क है। और जब मैं कई दफा मैं बहस करता हूँ फिर बाद में कि अच्छा आपने ये पढ़ा है, नॉवल पढ़ा है, इसमें आपने क्या जाना है, इसका थीम क्या है। अब मेरी बेगम का, हालांकि वो बड़ी पढ़ी लिखी लर्नड मतलब लेडी है, और उसका जो एक्सपोजर या फर्क सोच का होता है,
वो औरत में कहता हूँ देखो ये भी इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर वो सोचती है कि हाँ ये तो है, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। तो मकसद कहने का ये है कि ये आपके अंदर आपका एक्सपोजर बताता है, आपकी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है कि आपने क्या उसमें कंसीव किया है, क्या उसमें परसीव किया है, क्या उसे आपने उसे किस तरह आपने उसको अपने अंदर उंडेला है, और क्या आपने किस तरह डाइजेस्ट वो होगा, और कब वो किस तरह बात कर सकेंगे बाद में, उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकेंगे। हर बंदा डाइजेस्ट करके एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये भी अलग से फन है। एक्सप्रेस करना अलग फन है, डाइजेस्ट करना एक अलग फन है, और अच्छा पढ़ना एक अलग फन है। ये कई फनून मिलके एक कंप्लीट एक मॉडल बनता है। मेरी बात समझ में आ रही? अब कहीं ड्रॉबैक आ जाता है किसी ना किसी पर्सनैलिटी में, मे बी वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो लेकिन अच्छा समझाने वाला ना हो। एक बहुत अच्छा समझाने वाला है, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन बस बोलता रहेगा। तो ये बड़ी चीज मैटर करती है। परफेक्ट मॉडल अब दुनिया में है ही कोई नहीं है, अल्लाह की जात के बाद कोई दुनिया में परफेक्ट मॉडल बनाया अल्लाह की जात ने तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या अंबिया कराम है, बस। उसके बाद कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्शन से करीब तरीन जा सकते हैं आप, क्योंकि वो मॉडल तो सेट हो गया ना, वो तो डिजाइन है मॉडल, ये परफेक्शन है। अब उसके करीब तरीन जाने की कोशिश तो अल्लाह ताला ने करने को खुद कहा ना यार, वो तो कोई गुनाह नहीं है, वो तो हम जाने की कोशिश कर सकते हैं ना, वो जाए, अब किसने रोके आपको? लेकिन हम जाते नहीं है, हम स्टीरियोटाइप रहते हैं, उठे उसी तरह रूटीन में जो करना किया, खाना पीना किया, बातें की, चिल्स किया, गॉसिप्स किए, और दो चार चीजें पढ़नी तो पढ़ ली, कोर्स पढ़ लिया और सो गए। ये कोई लाइफ थोड़ी है। ये आप में और उस चूंटी में भी कोई फर्क नहीं है, आप में और आपके पेट में भी कोई फर्क नहीं है, वो भी यही करते हैं, आप भी करते हैं। फर्क बता दें। बिल्कुल सर। और ऐसे लोग जो होते हैं जो परफेक्शन से करीब जाने की कोशिश करते हैं, मैंने कल भी बताई थी बात, वो अकेले रह जाते हैं, अकेले। अपने माँ बाप, उनके माँ बाप उनको समझ नहीं पा रहे होते, उनके बीवी बच्चे उनको समझ नहीं पा रहे होते, उनके दोस्त उनको समझ नहीं पा रहे होते, मुआशरा उनको समझ नहीं पा रहा होता, वो होते हैं। ये सफर तन्हाई का है, अकेले ही चलना पड़ता है। इसमें जितनी आपकी एक्सपोजर बेहतर होगा, यानी आप जूं पहाड़ की चोटी पे चढ़ते चले जाते हैं, तो चोटी पे जो भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, लेकिन आप अकेले होते जाते हैं, लोग कम होते जाते हैं। अल्टीमेट ऐसे लोगों का अंजाम तन्हाई है, तन्हाई। जी सर फिर ये फिर इसका मतलब है कि ये कोई इतना अच्छा भी नहीं है परफेक्शन की तरफ मूव करना। अब सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरी फैमिली में, कि जब उनकी मदर की डेथ हुई तो वो अपनी वालदा का मुंह नहीं देख सके। वो क्यों नहीं देख सके? क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में दुबई बैठे हुए हैं ये और वो परफेक्शन नहीं आ नहीं, सके। नौकरी परफेक्शन नहीं नहीं है ना, ये नौकरी सर, नौकरी नौकरी परफेक्शन। मतलब वो अपने एक एम के साथ सर बाहर भागे हुए हैं और अपनी वालदा का आखिरी टाइम ये देख सके। ये मैं समझ गया हूँ ना, ये एक तो उसमें आपकी मेरी मतलब किसी का मुंह ना देख पाना, किसी जगह पहुंच ना पाना, इसका ताल्लुक इंसान की अपनी कोशिश से ज्यादा नसीब से होता है। नसीब, जी कुछ बिल्कुल। चीजें हमारे बस में, जैसे हजरत अली ने फरमाया था, एक चीज तो मैं कर सकता हूँ, टांग उठा सकता हूँ, ये मेरे बस में है, दूसरी टांग नहीं उठा सकता मैं, फिर मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं गिर जाऊंगा। तो कोई चीजें अब किसी के ऊपर ना कभी भी मुझे नहीं पता क्या उनके साथ मसला है। दो सूरतें हैं, या उन्होंने दानिस्ता किया या उन्होंने दानिस्ता नहीं किया, दो बातें हैं। अब वो दानिस्ता किया तब भी वो रब को जवाब दें, उन्होंने दानिस्ता नहीं किया तभी वो रब को जवाब दें। उसमें मुझे आपको कमेंट नहीं करना चाहिए कोई भी, नंबर एक। नंबर दो, आपने देखना है कि जो परफेक्शन एक डिफरेंट चीज है, ये आपके मेरे एक्सपोजर में फर्क है ना। मैं परफेक्शन और कह रहा हूँ, उसका ताल्लुक जॉब से नहीं है, उसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, ठीक है ना। तो परफेक्शन एक डिफरेंट चीज है, उसमें वो अकेले नहीं रहते, अकेला और तरह रहना है। डॉक्टर इकबाल अकेले रह गए, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन वो उनके बीवी बच्चे भी हैं, उनके साथ सारा कुछ है, उन्होंने 2 शादियां 3 शादियां भी की हैं, उन्होंने पूरा एक सोशल सर्कल उनका बेहतरीन था, अहबाब आते थे, वो उनके साथ बातें करते थे, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे अकेले हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं वो बंदा मिलना बंद कर देता। जी जी, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, आप समझेंगे मेरी बात। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अकेले हैं,
कि अपने लेवल की बात वो किससे करें, वो वहां तन्हा होंगे, ये कह रहा हूं मैं जी। वैसे तो इंसान का इंजाम तन्हाई है, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तो जब आप अपने मन को ढूंढते हैं ना, तो वहां आप अकेले ही ढूंढते हैं या किसी को साथ लेकर ढूंढते हैं। वहां ना कोई आपके साथ होता है, ना माँ बाप आपके साथ होते हैं, ना बहन भाई आपके साथ होते हैं, ना बीवी बच्चे आपके साथ होते हैं। वहां आप अकेले ही होते हैं, अकेले ही गोता लगाना है आपने। ठीक है जी। यानी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे कब देना है ये जो पहला फीचर है आप लोगों का? सर ये इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप दे दें, तो वो अभी एक आधे बच्चे ने भेज दी जी। आज है दिन है बुध, आप मुझे हफ्ते तक दे, सैटरडे तक, ताकि मैं छुट्टी होगी तो मैं आराम से उसको देख सकूंगा जरा इत्मीनान से, ताकि मंडे की क्लास में उसको डिस्कस कर लें कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक नहीं है जी जी श्योर सर। यानी जुमे की रात तक मुझे 12 बजे तक जमा करवा दें, और ताकि मैं उसको सैटरडे को चेक कर लूँ, संडे को, सैटरडे को इंशाल्लाह। लाइबा नहीं बोल रही, लाइबा बिल्कुल चुप है, क्लास में है या गायब हुई हुई है? लाइबा नहीं सर बोल रही। लाइबा का सर इंटरनेट चला गया, तो उसने मैसेज भी छोड़ा था कि सर को बता दें। अच्छा, हुरिया है, हुरिया ने मुझे बताना था उनका टॉपिक। नहीं, हुरिया ने बता तो दिया था मेरा ख्याल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बताया था उन्होंने। ठीक है, हो गई बात है, परसों की बात है याद आ गया मुझे। किसी और का रह गया हो तो हुरिया क्लास में है? जी सर क्लास में ही है। यस सर मैं क्लास में हूँ। जी, कोई आपने कुछ चीज पूछनी तो नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई बात? नहीं सर नॉट येट। मैं अपना टॉपिक लिख रही हूँ, मैंने उसका इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। तो अब बस मुझे थोड़ा सा इशू था उसको मतलब उसको किस सीक्वेंस में लेकर चलना है, क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल चीज लग रही थी अभी। बस कोई बात नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी जो उमैर ने कुछ सवाल करना था, एक मुझसे कह रहा था मैंने करना है जी। उमैर सर वो अब क्लास में नहीं है। अच्छा, कोई इशू, कनेक्टिविटी इशू आ गया है, प्रॉब्लम आप टॉपिक बहुत अच्छा है। अब देखिए, टीचर को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप कह रहे स्टूडेंट्स को होती है कि एकदम स्टूडेंट जो है वो अगर क्लास में नहीं होता, अब दरमियान में 5-3 मिनट्स का भी हो तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर मैं ना शाम को आपको मैसेज करूंगा, अगर आप फ्री हुए तो एक वॉइस नोट में ना सर आप अपने आप जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वेशन में, सर आप मुझे वो थोड़े से 2-3 मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं वो फीचर में इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है जी याद करवा दीजिएगा मुझे। ओके सर। चलें, अपना ख्याल रखें, क्लास हम वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है मंडे को। और इंशाल्लाह मंडे को मुझे बता दीजिएगा, उससे पहले मैं दे चुका हूँ कि आपका क्या इशू है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह फीचर इंशाल्लाह फीचर लिख के मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ जी।